हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर ही देखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में सेफली कैसे इन्वेस्टिंग प्रोसेस इनिशिएट करें तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसका अपने इन्वेस्टिंग करियर में इसका फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि हमारे समाज में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या मिथ हैं और हमें क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए इन्वेस्टिंग की अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे इनिशिएट किया जाता है, किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है हमें, अगर हमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे समाज में, हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास शेयर मार्केट से रिलेटेड जो पहला मिथ प्रचलित है वो है कि शेयर मार्केट एक गैम्बल है, कि किसी शेयर में पैसा बन जाता है और मैक्सिमम शेयर में पैसा डूबता है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर शेयर के पीछे एक कंपनी होती है। उस कंपनी का बिजनेस का एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस कंपनी का बिजनेस समझेंगे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझेंगे, उसकी ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट समझेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि शेयर मार्केट एक गैम्बल है। सेकंड जो मिथ है अपने समाज में है कि शेयर मार्केट में फ्रॉड होता है। दोस्तों, कुछ कंपनियों में जो फ्रॉड हुए हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे सत्यम एक कंपनी थी, दूसरा जैसे है यस बैंक, रिलायंस इंफ्रा, जहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा मोर देन 90% रिड्यूस हुआ है। ये प्रमोटर के फ्रॉड के कारण हुआ है। लेकिन ऐसी 5000 कंपनियां जो सेंसेक्स में लिस्टेड है, ऐसे लगभग 3000 कंपनियां जो निफ्टी में लिस्टेड है, उन सभी में ऐसी कंडीशन नहीं है। मैक्सिमम कंपनियां अच्छी हैं और सब अपना ओरिजिनल डाटा जो है प्रोवाइड करती हैं। तो थर्ड जो मिथ है समाज में, शेयर मार्केट में पैसा डूबता है, पैसा बनता नहीं है। अगर दोस्तों एक प्रोसेस आप अपनाओगे, एक अपना जो इन्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है, अगर एसआईपी के रूप में रखोगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रखोगे, तो आपका पैसा कभी भी डूबता नहीं है। अगर कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो शेयर मार्केट में हर इन्वेस्टर को अपनाना चाहिए, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और कंपनी में टिप्स के आधार पर इन्वेस्ट ना करना, अगर ये प्रोसेस आप अपनाते हैं तो आपका पैसा कभी भी डूब नहीं सकता और आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मिथ है समाज में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हम शेयर मार्केट में 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, और अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी हम एसआईपी के रूप में मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम कम पैसे से भी शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। और लास्ट जो मिथ हमारे समाज में है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग केवल बड़े लोगों के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और आपको 10 साल या 20 साल में उन पैसे की ज़रूरत है, तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी जो गोल्स हैं, जो कि 10 साल बाद आने वाले हैं, 20 साल बाद आने वाले हैं, या नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो दोस्तों, आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो कन्वेंशनल मीन्स ऑफ इन्वेस्टिंग है कि हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं या पैसे को एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.5 है और एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.4 है अगर लॉन्ग टर्म आप एफडी करवाते हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो महंगाई है वो 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। तो एक्चुअल में आपने अपना पैसा इन्वेस्टिंग के लिए लगाया है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो पैसा, उसकी परचेजिंग पावर
समय के साथ में रिड्यूस होती है अगर आप सेविंग अकाउंट में लगाते हैं या एफडी में लगाते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्रॉपर्टी हम नॉर्मल अगर हम सेविंग अकाउंट या एफडी नहीं करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो जरिया है वो है कि हम कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी में दो खामियां हैं, एक तो इसका रिटर्न कम होता है, दूसरा इसमें लिक्विडिटी का भी इशू रहता है। जैसे आपने कोई भी प्लॉट लिया है या कोई फ्लैट लिया है और आपको अर्जेंट में पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो ख़रीदार जो है आपकी इस अर्जेंसी का फ़ायदा उठाता है और आपको एक्चुअल जो उसका प्राइस है वो मिल नहीं पाता। और थर्ड जो अपना कन्वेंशनल मीन्स ऑफ इन्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखते हैं वो 8 से 10% ही है। तो हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल मीन्स ऑफ इन्वेस्टिंग के जितने भी जरिए हैं उनमें इन्वेस्टिंग का जो रिटर्न है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों हम लास्ट में जो बचता है वो शेयर मार्केट ही एक लास्ट अपने पास ऑप्शन है। तो शेयर मार्केट का प्रॉफिटेबल होना, अगर हम लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म अगर इंडेक्स रिटर्न जो है 12% के आसपास रहता है। शेयर मार्केट में अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो 10% है और शॉर्ट टर्म जो टैक्स है वो कि 15% है। तो अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं या 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको टैक्स का भी फ़ायदा मिलता है। शेयर को बेचना भी सरल है। तो हम कभी भी हमें शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें लिक्विडिटी का इशू नहीं रहता और हमें कभी भी रिक्वायरमेंट है तो हम अपने शेयर को बेच सकते हैं। और अगर आप टेक सेवी हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तो हम एसआईपी के रूप में अपने कम से कम कैपिटल जो कि 500 रुपये है, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कम से कम रुपए में आप इन्वेस्टिंग प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग में कैसे वेल्थ क्रिएट होती है और कैसे कंपाउंडिंग का हमें फ़ायदा मिलता है ये समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है ये 2004 में लिस्ट हुई थी, तब से उसका जो प्राइस है वो 3000% बढ़ा है। इसका मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टर का जो पैसा है 2004 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसका 30 गुना कर चुकी है। अगर इसी तरह हम देखते हैं कि विप्रो का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है 40% CAGR है। तो इसका मतलब रूल ऑफ 72 से अगर हम देखते हैं तो ये इन्वेस्टर का पैसा हर 2.5 साल में डबल कर रही है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स का लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है वो 12.2 है। तो अगर हम सिंपली निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं या सेंसेक्स इंडेक्स में रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं तो भी हम मोर देन 12% प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हम इन्फ्लेशन को बीट करते हुए भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं या करना चाहिए। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट दो टाइप से हम कर सकते हैं, एक तो है इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों हम जानेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है क्या। एक म्यूचुअल फंड तब बनता है जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी आम निवेश उद्देश्य के साथ में व्यक्तियों और संस्थाओं से पैसा इकट्ठा करती है और एक फंड मैनेजर जो है प्रोफेशनली फंड को मैनेज करते हुए डिफरेंट कंपनीज में लगाता है। तो इसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो दोस्तों हम म्यूचुअल फंड में दो टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, हम अपनी पूंजी की वृद्धि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पूंजी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़े, या दूसरा हम चाहते हैं एक रेगुलर इनकम के रूप में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। आप डायरेक्ट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की साइट पर जाकर ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एक नियमित योजना का विकल्प चुनकर म्यूचुअल फंड के जो वितरक होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आप वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। या थर्ड है कि ऑफलाइन जाके म्यूचुअल फंड की जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं आप वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भर के भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम समझेंगे
कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग अगर हमें करना है तो हमें क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी या किन डॉक्यूमेंट्स की हमको ज़रूरत होगी। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपना KYC पूरा करना होता है। तो KYC कैसे पूरा करें, इसके लिए आपको ऑनलाइन KYC रजिस्ट्रेशन जो एजेंसीज होती हैं वहाँ पे आप फॉर्म भरकर फ़ोटो ID, सेल्फ अटेस्टेड और अपना एड्रेस प्रूफ जमा करके आप जो है अपना KYC पूरा कर सकते हैं। फिर आप किसी भी फंड हाउस की साइट पे जाएं और अपना नाम और पासवर्ड बनाएं और अपनी पसंद का कोई भी म्यूचुअल फंड उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। फिर अपना बैंक खाते का डिटेल डालकर उसमें ऑटो डेबिट आपको सेट करना है अगर आप SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लमसम अमाउंट डालना होगा। फिर आप फंड हाउस में जो अपने खाते में लॉगिन करके किसी भी म्यूचुअल फंड की योजना को आप चूज कर सकते हैं। मासिक अगर SIP के रूप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी आप डेट फिक्स कर सकते हैं और उसकी का अमाउंट चूज कर सकते हैं। और आप ये चूज कर सकते हैं कि नेक्स्ट हम 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे या 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, उसकी भी डेट आप फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों इनिशिएट करना चाहते हैं अगर हमें इक्विटी इन्वेस्टिंग करनी है। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि कोई भी नया इन्वेस्टर अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करता है तो उनसे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने इनिशियल टाइम में, अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमें म्यूचुअल फंड में ही या किसी भी इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। इसके जो मुख्य पॉइंट है, एक तो है कि पेशेवर फंड प्रबंधन, जो भी वहाँ पे फंड मैनेजर है उनका पुराना एक्सपीरियंस रहता है और वो फंड को प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके कम रिस्क के साथ में इन्वेस्टिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। और जैसा हमें पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग हम SIP के रूप में कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं, तो हम आसानी से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। हम मिनिमम 500 रुपये से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग SIP के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर हमें लमसम इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1000 रुपये हमें निवेश करना रहता है। तो हम बहुत मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टिंग प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। और टैक्स की बचत, अगर हम इक्विटी लिंक्ड डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसमें हमें टैक्स रिबेट के भी फ़ायदे मिलते हैं अगर हम उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे हम म्यूचुअल फंड के प्रकार जानेंगे। पहला जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन होता है वो निष्क्रिय म्यूचुअल फंड या पैसिव म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। ये वो म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करती हैं या सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज जो सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये म्यूचुअल फंड उनमें इन्वेस्ट करता है। सेकंड जो ब्रॉड कैटेगरी है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड का है। उसमें पहला जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप फंड है। इस म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी टॉप की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। सेकंड है मीडियम कैप म्यूचुअल फंड। इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी टॉप की 100 to 250 जो कंपनीज हैं मार्केट कैप के रूप में उनमें इन्वेस्ट करता है। और स्मॉल कैप कंपनीज, वो कंपनीज जो मार्केट कैप में 250 रैंक के बाद है। तो दोस्तों आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि लार्ज कैप जो है कम रिस्क की है, मीडियम कैप उससे कहीं ज़्यादा रिस्क की है और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि अगर हमें डायरेक्टली स्टॉक बाई करना है, डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग करना है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारे पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों हम जानेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। जैसे एक सेविंग अकाउंट होता है और दूसरा एक करंट अकाउंट, उसी तरह डीमेट अकाउंट जहाँ पे आपका शेयर और आपका जो इन्वेस्टिंग के लिए जो पैसा है वो
आपका सेव रहता है। और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट की तरह, अगर हमें कोई शेयर बेचना है और कोई शेयर हमें ख़रीदना है तो ट्रेडिंग अकाउंट उसके काम आता है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट जानेंगे कि हमें कहाँ पे डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहिए। तो जो इसमें जो टॉप प्लेयर्स हैं वो उसमें से है ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, एक्सिस डायरेक्ट। अगर हम बैंकिंग में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो दोस्तों, अगर हम अपना डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नॉन बैंकिंग ब्रोकरेज हाउस में खोलना चाहते हैं तो उसमें जो मेन प्लेयर्स हैं उसमें एक जीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है, IIFL सिक्योरिटीज़ है, जियोजीत फाइनेंशियल है। ये प्रमुख अपने ब्रोकरेज हाउस हैं। तो दोस्तों, ये जो नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी में भी आप डीमेट अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, उसके बाद ही अपने आप कोई कहीं भी डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें। तो इसके 6 चरण हैं। तो फर्स्ट जो आता है कि हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चूज करना है, जिसमें हम चाहते हैं कि बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कोई भी हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या कोई भी ब्रोकरेज हाउस हम चूज कर सकते हैं। सेकंड है अपना डीमेट अकाउंट खोलने का फॉर्म भरें। थर्ड है अपने KYC मानदंडों को आप पूरा करें। फोर्थ है उसका सत्यापन प्रक्रिया से गुजरे। फिफ्थ है जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उस फॉर्म पे आप अपना साइन करें, सिग्नेचर करें। और 6th चरण जो है अपना बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से प्राप्त करें और आप अपना इन्वेस्टिंग प्रोसेस जो है इनिशिएट कर सकते हैं। तो हमें अगर डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो उसमें जो मेन जो डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उसमें पहला है पैन कार्ड, दूसरा है हमें अपना फ़ोटो होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर, और अपना एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ और अपना आय प्रमाण पत्र या इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इस तरह आप अपना इन्वेस्टिंग प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद में आप डायरेक्ट स्टॉक परचेज कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्तों और मित्रों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।